नमस्कार दोस्तों। आर्यन शो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का सेशन हमारे लिए काफी खास है। आज हमारे जो गेस्ट हैं मिस्टर विशाल त्यागी, इनका काफी लंबा एक्सपीरियंस है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। अलग अलग कंपनियों में इन्होंने अलग अलग पोजीशन में चीजों को मैनेज किया है। सेशन को शुरुआत करने से पहले मैं इनका छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं, उसके बाद में हम इनसे बात करेंगे और इनके एक्सपीरियंसेस को हम शेयर करेंगे। मिस्टर विशाल त्यागी करेंटली अभी एज ए वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशन हीरो साइकिल में कार्यरत हैं। इसके पहले वो कपारो इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड में मल्टी प्लांट मैनेजमेंट कर रहे थे, अगेन एज ए बिजनेस हेड। उसके पहले उन्होंने अलग अलग मल्टीपल ऑटो और नॉन ऑटो सेक्टर में एज ए प्लांट हेड, एज एन ऑपरेशन हेड काम किया हुआ है। इज ए सर्टिफाइड इंडस्ट्री 4.0 असेसर। अगर मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं, ही हैड बैचलर डिग्री इन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और मास्टर्स है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में विद स्पेशलाइजेशन इन ऑपरेशन मैनेजमेंट। काफी डायनामिक लीडर है और ऑर्गेनाइजेशन के विजन को, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजी को ऑपरेशनल एग्जीक्यूशन करने में इनकी महारत हासिल है। तो मिस्टर त्यागी, आपका बहुत बहुत स्वागत है क्वालिटी हब इंडिया के इस प्लेटफॉर्म में, आर्यन शो में। नमस्कार आर्यन जी एंड साथियों एंड थैंक्स टू क्वालिटी हब ऑफ इंडिया कि मेरे को आप लोगों ने इनवाइट किया एंड गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयरिंग माय एक्सपीरियंस टू द ऑडियंस, टू द वर्ल्ड, द एक्सटर्नल वर्ल्ड। सो आप शुरुआत करिए एंड आई एम देयर। तो मिस्टर त्यागी, you have been managing multiple plants in your previous experiences, and managing multiple plants, it's a very challenging task because sitting in a corporate, जब आप कॉर्पोरेट में बैठते हैं, मल्टीपल लोकेशंस में अलग अलग तरह के प्रोडक्ट, अलग अलग तरह के प्रोसेस होते हैं और डिफरेंट डायनामिक्स होती है। सो हाउ डू यू मेक योर स्ट्रेटेजी टू मैनेज द प्लांट्स एंड रिव्यू देम एंड गाइड देम टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव? देखिए आर्यन जी, ऐसा होता है कि जब आप किसी पोजीशन में, आप एक पोजीशन के ऊपर आप डिफरेंट प्लांट्स को हैंडल कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल्स को हैंडल कर रहे हैं, सो उसमें इंपॉर्टेंट होता है कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के गोल को, उसकी स्ट्रेटेजी को फर्स्ट आपको समझना पड़ेगा एज ए लीडर, एज ए बिजनेस हेड। सो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द विजन एंड द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वन। एंड देन उसको समझने के बाद देन यू हैव टू कम्युनिकेट टू द पीपल, टू द टीम के व्हाट इज द गोल। एंड उसके बाद कम्युनिकेट, कोलैबोरेट एंड देन आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज योर प्रायोरिटीज इन मैन्युफैक्चरिंग operations. So one is the goal of the overall organization, a broader objective, a goal, and then the मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस का आपका प्रायोरिटीज क्या है उस गोल को अचीव करने के लिए। एंड देन यू हैव टू बी, आपका एक कम्युनिकेशन टू योर टीम। आपने कम्युनिकेशन किया, आपने पहले अंडरस्टैंड किया, उसके बाद आपने अपना एक मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटेजी को डिफाइन किया टू मीट योर ओवरऑल गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और योर बिजनेस। एंड देन आपने उन प्रायोरिटीज को, मैन्युफैक्चरिंग operations की priorities, for example in some of the organizations or most of the organization, it starts with the PQCDSM, that is the very basics, right? We always heard of this, the productivity, quality, cost, delivery, morale and all this. So somewhere productivity is the critical aspect or one of the pain area of the organization, that is, and into their 3 year or 5 year business strategy. And somewhere it is a cost. So I worked in the organizations where cost is one of the bottom line, what we call this, the bottom line, the cost is one of the key priorities of the organization as a goal. So now in your manufacturing strategy, when you are setting up your manufacturing strategies, उसमें आपको कॉस्ट क्या है। सो अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है कि मेरे को बॉटम लाइन में इंप्रूवमेंट करना है, अपनी कॉस्ट में इंप्रूवमेंट करना है, इट इज पर्टेनिंग टू द मैन, मटेरियल और योर इक्विपमेंट्स और वॉट एवर इट इज, सो आप उसके ऊपर काम करेंगे। तो आपकी स्ट्रेटेजी में अब हम एक टर्म सुनते हैं, बिजनेस एक्सीलेंस और मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस। सो आपकी उस स्ट्रेटेजी के अंदर कॉस्ट एक मेजर पार्ट आ जाएगा। समवेयर इन मैनेजमेंट, इन ऑर्गेनाइजेशंस देयर आर पेन एरिया इन प्रोडक्टिविटी, कि देयर मैन पावर कॉस्ट इज हाई, देयर प्रोडक्टिविटी नंबर्स आर वेरी लो। सो वहां पर ऑर्गेनाइजेशन जब आप सेट कर रहे हैं, आप अपनी स्ट्रेटेजीज को सेट कर रहे हैं और अलाइनमेंट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ, सो आपकी मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटेजी के अंदर वो प्रोडक्टिविटी विल बी द की क्रिटिकल एस्पेक्ट। वहां पे आप हाउ यू विल डिलीवर द प्रोडक्टिविटी बाय लो कॉस्ट ऑटोमेशन, कंबाइनिंग द प्रोसेस, ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी को लीवरेज देंगे
somewhere technology itself is a concern. Okay, over a period of next 3 years, how the organization will upgrade the technology in certain areas. For example, I worked in organizations where there were welding lines. So those all lines were once upon a time is a manual lines. But there was a need of the organization that we have to convert into the robotics. So वहां पर एक challenge आ गया कि you have to technology upgrade your manufacturing welding lines into the robotics. So then it is a key priority. So altogether, this is a case to case where you are working and how you have prioritized your manufacturing capabilities or your manufacturing strategies to the organization goal. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपने सही बताया, टेक्नोलॉजी का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है ऑर्गेनाइजेशन के इम्प्रूवमेंट के लिए और कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट के जर्नी के लिए। आपकी काफी अच्छी एक्सपर्टीज रही है आईओटी का इस्तेमाल, या अगर कहें ब्रॉडर टर्म में इंडस्ट्री 4.0। तो कैसे आपने इसका इस्तेमाल किया कंपनी के प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, चीजों को मॉनिटर करने के लिए मल्टीपल प्लांट्स में? अगर आप कुछ बता पाए हमारे व्यूअर्स को। इंडस्ट्री 4.0 हम आजकल इसको बहुत ज्यादा सुन रहे हैं ये वर्ड, और एक बज़वर्ड है इंडस्ट्री के अंदर। सो आई थिंक हमारे जो श्रोतागण है वो इस चीज को समझते होंगे। इंडस्ट्री 1 आया, फिर 2.0 आया, फिर 3 आया, और अभी इंडस्ट्री 4.0। सो इंडस्ट्री 4.0 में बेसिकली वी लिवरेज द IoT, Internet on Things, some real-time monitoring of the processes, real-time monitoring of your production lines, real-time monitoring of the quality inspection procedures. So all together, the Industry 4.0 there are 4-5 multi-dimensional into this, very basic. Because Industry 4.0 is a big spectrum when we talk about Industry 4.0. और वहां पर एक बहुत ही मतलब अहम चीज ये है समझने की, जब हम इंडस्ट्री 4.0 की बात करते हैं तो हम उसको बहुत एक बज़वर्ड हो जाता है, तो हमें कोर में जाना चाहिए पहले। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द बिगिनर्स, टू द लर्नर्स, और जो इंप्लीमेंट करना चाहते हैं इंडस्ट्री 4.0। सो बाहर से दिखता है इंडस्ट्री 4.0, एकदम से लगता है यार बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट्स हो जाएंगे, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ जाएगी, और इट इज ए फुल स्पेक्ट्रम। सो द कोर इज द मल्टी डायमेंशंस जो उसकी हैं। First is the real-time production monitoring system, very basic. And that is what I used to implement in various organizations. So in this real-time production monitoring system, very simple. You are using some Internet of Things, you are using some sensors on your machines, on your production lines, and then you are integrated with your ERP system, whatever ERP system in your organization, maybe SAP, S4HANA, or whatever it is. So the real-time production monitoring system से सबसे पहले होता है कि immediately you can improve 12%, 15%, or 20% of the production efficiencies. The reason behind is when you are doing some real-time production monitoring system. So let's take an example. There are a line where a lot of CNCs and VMCs machines are running. Some component manufacturing, tier 1 company. So उसमें आपने उसको integrate करा सारी machines को अपने IoTs के sensors और ये सब लगा करके, and you started real-time production monitoring system. Let's say there are 25 machines in a line. So when you start tracking the data, so उसमें आपको आ जाएगा कि cycle time of the production क्या है of a particular part. आपकी output कितनी निकलनी चाहिए? What is your desired output, your design output, based on the cycle times, and what actually you are getting out of this. And then you will slowly start learning when you are capturing the data day on day basis. Okay, efficiencies are 60%, 50%, 40%. And very interestingly, when you are running in 3 shifts, so आप देखेंगे कि रात में night shifts चलती हैं. So because of XYZ reasons, the efficiencies are coming down to 30%, 35%. Not on all cases, but exceptions. So then as a head, as a production head, or as a production in charge, or as a plant head, or a business head, whosoever position you are in, आपको लगेगा कि yes, now एक आपका pattern आने start हो जाएगा. ठीक है, in a due course of 1 week or 2 weeks, and then you will start monitoring it, and then you will start taking actions. कि now shift A में मेरी 70% है, shift C में मेरी 50% है, why there is a gap of 20%. Then you will find कि रात में आपके पास proper tooling का planning नहीं था, operators आपने skill नहीं लगाए थे, कुछ indiscipline issues like this. And in day shifts also, when it is 60% or 65%, there is always a room of another 10 or 15% improvement. That is again the proper planning, execution, all this. So one is the real-time production monitoring system. And I experienced this in my previous organization, when I was heading 3 plants. The one plant was in
Central India, 2 plants were in the South India. And then as a business head, I have to handle all these 3 plants from one location. That was in NCR when I was sitting into the NCR. Right. So I leveraged Industry 4.0. So putting all 3 plants production line into the real-time data. And then every morning there was a dashboard in front of me, okay, how my Central India plant is performing, how the South India, both plants are performing, and then taking actions with the team. So that is a real-time production monitoring system. Right. Second dimension is into the quality. So we saw there are a lot of technology upgradation into the quality. We talk about the Pocoyo case, we talk about the online gauging system and all. But now, way forward with Industry 4.0, what we can do is we can integrate IoT, again, Industry 4.0, to our complete end-to-end system of gauging or the process inspection. And then with this system, we can establish the traceability. So nowadays, when you are into automotive or you are in consumer durables or wherever you are, there are a lot of warranty and replacement claims are there with the product and the performance issues. Right. So a lot of industry experts or a lot of industries are using the barcode system, for example. So you can integrate your barcode system through Industry 4.0 to SOP, SAP or ERP, and then due course of time when there is some issue, quality issue into the product. So you can always fetch the data, backend data of your product. So in which shift it has been produced, who was the operator, what was the gauge situation, so what was the actual situation in that particular day, in that particular shift, and then you can accordingly take actions pertaining to that quality issue or whatever. So that is the second dimension. Third dimension is the supply chain. Across the complete supply chain, you can leverage the Industry 4.0 end to end. So if you are in tier 1 or you are in OEM, or if your suppliers are tier 2, you can put some small sensors. It is not a very capital or capex expenditure items. So you can trace out their production facilities. You can track their production volumes, their inventory levels in WIP or in finished goods. And then if you can also do the Industry 4.0 into your logistics when you are supplying the part. Right now, there are a lot of logistic companies and there are a lot of small solutions to track the vehicles when they are going out of the factory, what we call the gate out. So once the vehicle is gate out, so you can track what we call is the complete geography where it is moving and what is the lead time to reaching the customer. So it is the end-to-end supply chain you can track through Industry 4.0. Right. Next is and I have experienced this in various positions. I am handling all this. And next is the energy efficiency through Industry 4.0. That is again one of the critical. Energy is almost 20 to 25% of your total bottom line. So air compressors, lightning, lot of power guzzlers machines, and your pumps, heat pumps, and all this, chillers. So you have to put on your power guzzlers equipments, small sensors, what is their power rating is coming. So giving one example, in one of the organization, when I was having all this as a business head. So my key challenge was multi-plant I was handling. My key challenge was how to monitor the energy. So simple IoT devices, first how to track your everyday power factor, for example. So I was heading the manufacturing excellence. So there were almost 18, 19 plants across India. And that was a key challenge कि किस plant का everyday कितना power factor आ रहा है. Power factor आ रहा है. So power factor this is the very basic कि अगर आपका power factor 0.98 or 0.99 से ऊपर है तो it means you are on track. So we started tracking the power factor, and honestly speaking, there were some plants where the power factor was 0.8 or 0.85. So below 0.85. So it was a surprise to all कि power factor इतना नीचे है. So then we start tracking the power factor, and then there were some actions we have taken, and then the power factor was in due course of time, because taking some action, it comes to 0.95, 0.99, and gradually it start improving. So 0.99 tak aa gaya. So that is how it can be possible, because your Industry 4.0 application, आपने IoT systems लगाए, आपने sensors लगाए, आपने उनको ट्रैक किया, आपने एक क्लाउड के ऊपर डाटा लिया, उस डाटा को आपने मॉनिटर करना स्टार्ट किया, then put some team
who is responsible to doing this, and then they're taking the action. आजकल आ रहा है बड़ा लाइटनिंग सिस्टम, बहुत अच्छा आजकल इंटेलिजेंट लाइटनिंग सिस्टम व्हाट वी कॉल्ड. So उसमें सेंसर लगे होते हैं. So if it is a big plant, there are lightning into your ways. आपके जो सबवेज हैं वो बने हुए हैं प्लांट के अंदर. सो आप अगर जा रहे हैं तो वो 15 मीटर पहले ही आपको सेंस कर लेंगे, लाइट ऑन हो जाएगी. एंड जब आप वहां से पैसेज आप पार कर लेंगे 15 मीटर बाद आपकी लाइट ऑफ हो जाएगी. सो दिस इज कॉल्ड द इंटेलिजेंट लाइटिंग सिस्टम. सो लाइक दिस. सो एनर्जी इज अनदर वन. सो ट्रेसेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, supply chain, energy efficiency, so these all are the dimensions. So finally the predictive maintenance is one. So plants के अंदर machines होती हैं. अब for example in a stamping plant, presses होंगी इस plant के अंदर. presses में बड़े आपके hydraulic pumps होंगे, motors होंगे. So now the predictive maintenance, there are sensors which sense the vibration of your machine, of your pumps, of your hydraulic systems. आपका टेम्परेचर सेंसर्स, हाइड्रोलिक का टेम्परेचर अगर आपका इंक्रीज हो रहा है तो आपको टेम्परेचर सेंस करेंगे. और आपने एक स्मॉल प्रोग्राम बनाया, आपने मशीन के ऊपर ये छोटे छोटे सेंसर्स लगाए और आपको प्रिडिक्टिव, आपका जो मेंटेनेंस हेड है, आपकी मेंटेनेंस टीम है, उससे आपको वो उसको मॉनिटर करेंगे. सर्टेन टाइम, एक पीरियड एक ऐसा आएगा कि वो वाइब्रेशन आपका इंक्रीज होने लगेगा. तो सेंसर आपको एक सिग्नल देंगे कि आपका वाइब्रेशन इंक्रीज हो रहा है. दैट इज द, आपको एक सिग्नल है कि आपके बेरिंग में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई है. सो दैट इज वन. सो इमीडिएटली यू विल डाउन, आप अपना शेड्यूल ब्रेक डाउन में आप उस बेरिंग को आप जब उस मशीन को ओपन करेंगे, उस बेरिंग को आप, इससे पहले कि वो बेरिंग शाफ्ट को खराब कर देगा या शाफ्ट खराब होने से आपको प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस हो गया, हो जाएगा, तो आप उस बेरिंग को चेंज कर लेंगे. तो बड़ा मैं आपको बेसिक चीजें अभी यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, तो जिससे कि कनेक्ट एक अच्छा हो जाए. सो प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस. So these are the various dimension of Industry 4.0 where we can leverage Industry 4.0 into the industry. आपने टर्न अराउंड भी काफी कंपनियों का, काफी प्लांट से किया हुआ है. अब मैं कंपनी का नाम तो नहीं ले सकता हूं, लेकिन आपने अपने पिछले प्रोफाइल में एक ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था जहां पर काफी इश्यूज थी, ठीक है ना. तो उसको आपने टर्न अराउंड किया और उसको आपने एक बेस लेवल से, जो कि काफी खराब सिचुएशन माना जाएगा, वहां से आपने चेंज करके उसको एक अच्छे लेवल में लेके गए थे. तो क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किया था, कैसे आपने उसको ओवरकम किया, अगर आप बता पाएं. देखिए जी, ऐसा है आर्यन जी, इस तरह के चैलेंजेस आपको इंडस्ट्री में आते रहते हैं. एंड दैट इज वेयर द पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस इज ऑफ द लीडर्स. बिल्कुल सही. और हर इंडस्ट्री के अपने चैलेंजेस होते हैं. सो पर्टिकुलर जो आप एक इंसिडेंस या आप एक पर्टिकुलर एक उसकी बात कर रहे हैं, तो देयर वाज ए चैलेंज इन one of my previous assignment. So the challenge was के वो इंडस्ट्री का एक पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट है और उसका प्रोडक्ट का एक कॉस्ट है और आपको मार्केट में वो कॉस्ट, कंपटीशन में वो कॉस्ट आपका ज्यादा है. दैट इज वन काइंड ऑफ ए चैलेंज. आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल. सो इट इज वेरी क्लियर कि आपने अपने आप को मार्केट में पोजीशन करना है, आपको अपने प्रोडक्ट को. एंड बिकॉज ऑफ योर कॉस्ट, प्रोडक्ट आपका जो है सेलेबल नहीं है. मार्केट में आपकी डिमांड है, बट बिकॉज ऑफ द कॉस्ट एंड वो आपका प्रोडक्ट आपको सेल नहीं हो रहा. और जब वो प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा आपका, तो आपको क्या हो गया कि आपकी टॉप लाइन नीचे है, आपकी बॉटम लाइन, आपका एक बॉटम लाइन में आपके एक परमानेंट एक कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, और सस्टेनेबिलिटी ऑफ द प्लांट और द बिजनेस इज नॉट देयर. सो दिस इज द वन काइंड ऑफ चैलेंज आई हैंडल इन माई वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो वहां का चैलेंज था कि आपको अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कंप्लीट आपको पूरा रिविजिट करना है with respect to the where the variable cost or fixed cost is coming and how you can optimize your manufacturing processes. We started this journey and there was a roadmap. First we put complete roadmap. That roadmap was to align with the organization goal कि हमको next 3 year में इसको एक viable position पे लाना है. उसमें long term goal हो गया कि we have to be the number 1 market leader into that particular segment. एंड देन द शॉर्ट टर्म गोल हो गया कि नेक्स्ट 6 months में हमको वाइबिलिटी ऑफ अवर बॉटम लाइन टॉप लाइन करके हमको एक कम से कम एक वाइबिलिटी तो लानी है कि हम सस्टेनेबिलिटी कर पाएंगे उसको. सो शॉर्ट टर्म में इमीडिएटली क्या होता है कि आपके पास कुछ लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं. तो यू हैव टू मैप द कंप्लीट प्रोसेस, एंड टू एंड प्रोसेस. दैट एंड टू एंड प्रोसेस व्हेन वी कॉल्ड इज के आप कंपनी के अंदर एक बार मटेरियल आया और कंपनी से बाहर आपने फिनिश गुड गया. सो आपने एंड टू एंड प्रोसेस को मैप किया. उस एंड टू एंड प्रोसेस को मैप करने के बाद देन यू विल फाइंड के हर प्रोसेस को, देन इट इज अगेन यू आर पुटिंग सम लीन प्रिंसिपल्स इनटू दिस.
मेरा यहाँ पर कहना सिर्फ यही है कि जब आप ये सब आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं, वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग। सो आई डिड द वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग ऑफ द कंप्लीट प्रोसेस एंड टू एंड। मटेरियल आ रहा है, अंदर जा रहा है, देन देयर इज साइकिल टाइम टू डिफरेंट ऑपरेशंस, उसमें इन्वेंट्री कितनी रखी हुई है आपके पास। तो एज इज सिचुएशन आज आप कहाँ पर हैं, सो वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग में आपने एज इज सिचुएशन को आपने एक मैप कर लिया। एंड दिस इज नॉट यू आर वर्किंग दिस विद द कंप्लीट टीम। सो उससे पहले क्या हो गया कि आपको अपनी टीम को पहले आप, अब मैं जाऊं प्लांट के अंदर और मैं बोल दूं स्टार्ट, चले मैं वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग करते हैं, सो एवरीबॉडी विल स्टार्ट लुकिंग एट मी, यार ये क्या बोल रहे हैं। सो फर्स्ट you have to educate your team. So there are some kind of open house sessions, उसमें आपको बताना पड़ता है कि हम लोग ये करने जा रहे हैं, तो उनको एक ये ना लगे कि यार वो, अदरवाइज इट इज ए मिसअलाइनमेंट एंड यू कैन नॉट लीड ए टीम विच इज नॉट अलाइंड विद यू। सो आपने एक उससे पहले आपने ओपन हाउस सेशंस किए, आपने अपना स्ट्रेटेजी क्लियर किया, गोल क्लियर किया, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सब क्लियर किए, एंड देन यू स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस। आपने वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग करी, उसमें आपको यू एज ए सिचुएशन आपके पास आ गई, उसके बाद आपके पास लो हैंगिंग फ्रूट्स आ गए। फॉर एग्जाम्पल आपको उस वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग में लगा कि द मेरा एंड टू एंड साइकिल टाइम ऑफ द प्रोसेस इज 7 days, वेयर एज इट कैन बी 3 days। सो इन्वेंट्री लेवल्स मेरे 3 दिन के हैं, वी कैन डू जस्ट इन टाइम, और वी कैन डू WIP को हम 0 कर सकते हैं। हम स्टार्ट करेंगे लीन प्रिंसिपल से, हम इसको एक फ्लो बनाएंगे प्रोसेस का, और हम इसको लीन मैन्युफैक्चरिंग फ्लो में सिंगल पीस फ्लो हम इसको लेके चलेंगे। सो लाइक दिस। अब उसमें आप जब और अंदर जाते हैं तो आपको पता लगता है कि आपकी आइडियल टाइम्स ऑफ मशीन्स क्या हैं, आपके पास SMED प्रैक्टिस आ जाती है, सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ डाई। सो लाइक दिस यू ऑल अप्लाई द लीन प्रिंसिपल्स, द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द लीन, एज इस सिचुएशन को इंप्रूव करते हैं, 2B सिचुएशन में आ जाते हैं। सो आप देख पाते हैं कि आपकी 20-25% एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट इंप्रूव हो गई। व्हेन द एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट हैज इंप्रूव्ड मींस आपके जो मशीन ओवर रेट्स है वो नीचे आ गए, आपकी इन्वेंट्री कम हो गई, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, तो आप एक एक सस्टेनेबल आप लेवल पे आप आ गए, और उसके बाद फिर आप लॉन्ग टर्म जो आपने गोल सेट किए हुए हैं आप उसमें बढ़ जाते हैं। सो आपने एज इज प्रोसेस कर दिया, फिर आपने 2B प्रोसेस किया, आपने आपके जो गोल्स थे, लो हैंगिंग फ्रूट्स आपने वो अचीव करे, एंड देन यू स्टार्टेड द नेक्स्ट स्टेप्स। सो लाइक दिस, सो दैट इज व्हाट आई डिड इन माय दैट वाज वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन। एंड हम 3 महीने में ही हमने वो हमारे जो गोल्स थे हमने वो अचीव करे शॉर्ट टर्म। उसके बाद हमने लॉन्ग टर्म गोल्स की तरफ हम आगे बढ़े उसमें, एंड विद इन 6 months वी वर एबल टू compete अवर प्राइसिंग विद द कॉम्पिटिटर्स, एंड हम बहुत अच्छे तरीके से हमने वो बॉटम लाइन को अपने अचीव करते हुए हमने फिर टॉप लाइन पे अपना फोकस किया और हम उसमें आगे बढ़ गए। सो दैट इज वन ऑफ द सक्सेस स्टोरी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसमें जो ह्यूमन एंगल रहता है, जैसे कि अगर हम कहीं पर भी इस तरह कुछ चेंज करना चाहते हैं तो टिपिकली लोगों से बहुत रेजिस्टेंस आता है, क्योंकि जो लोग पुराने समय से काम कर रहे होते हैं उनका माइंडसेट होता है यार ये बाहर का बंदा है, हम तो यहाँ पर 20 साल 25 साल से काम कर रहे हैं, तो 30 साल से काम कर रहे हैं, मैं तो इसका एक्सपर्ट हूँ, है ना, ये आया मुझे गाइड करने के लिए। टिपिकल माइंडसेट होता है, चाहे भले ही कोई भी बाहर का बंदा हो, चाहे वो MD भी नया ज्वाइन किया हो, चाहे कोई कंसल्टेंट आया हुआ हो, तो टिपिकल माइंडसेट होता है। तो इसको कैसे आपने फेस किया, कैसे इसको आपने ओवरकम किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। दिस इज द वेरी बेसिक चैलेंज टू एवरीवन इन द इंडस्ट्री द वांट्स टू चेंज फॉर बेटर। सो एंड दैट इज कॉल्ड द चेंज मैनेजमेंट, और ये हमें समझना पड़ेगा। चेंज मैनेजमेंट दैट इज ए ह्यूमन साइकोलॉजी। बिल्कुल। सी अगर मैं भी कुछ कर रहा हूँ, एक मेरा एक काम करने का तरीका है, और मैं सोचता हूँ कि मैं एक काम बहुत अच्छा कर रहा हूँ, एंड somebody comes from outside and start telling me कि this is wrong, this is right, and now we start doing this. So this is a human psychology, और ये सबके साथ में एक बड़ा practical scenario होता है। So based on my experience, I can share my opinion and my recommendations only। क्या होता है कि जब आप कोई change management start करते हैं, so सबसे पहले आपको you should be very much adaptable नहीं बोलूंगा, you should be very much clear of what you are going to do। फर्स्ट आप कन्विंसिंग होने चाहिए। सो डाउट आपके अंदर या आपके विजन के अंदर अगर डाउट है, सो डोंट डू दिस फर्स्ट। सो बी क्लियर एंड कंसाइज फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड when you are setting some strategy, you should be aligned with the management and with the organization objective long term। so that is the number one। so ये पार्ट अगर आपका क्लियर है कि आप अलाइनमेंट आपका ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ में है, मैनेजमेंट के साथ आपका अलाइनमेंट है, एंड आपका बिल्कुल क्लियर एंड कंसाइज विजन है एक कि आप इसको ऐसे करेंगे, एंड आपको पता है कि आप इसको करेंगे, ये आपका प्रोसेस है, तो आपका एंड रिजल्ट ये होगा।
plus minus 1%, 2%. Exceptions बिल्कुल। are always there, but you should be very much concise and clear on this. Then आप उसको कम्युनिकेट करेंगे, एंड उस कम्युनिकेशन में आपके मल्टी चैनल्स होंगे कम्युनिकेशन के. इट इज नॉट ओनली के आपने बोला जी ठीक है इस साल हम अपनी प्रोडक्टिविटी 2x कर देंगे एंड अपनी कॉस्ट को हम माइनस 1x 1.5x कर देंगे, मतलब हम अपना डबल तो हम प्रोडक्टिविटी कर देंगे और हम 1.5 गुना अपनी कॉस्ट को हम कम कर देंगे, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है. एंड नाउ मैं गया एंड स्टार्ट वर्किंग, चलो जी लगते हैं, कभी नहीं होगा. सो ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, दैट इज कॉल्ड आपको इस साल आपको प्रोडक्टिविटी डबल करनी है और आपकी कॉस्ट को 50% डाउन करना है. दैट इज योर ऑब्जेक्टिव. नाउ यू सेट ए स्ट्रेटेजी पेपर फर्स्ट कि आप कैसे करेंगे, बिकॉज आपने उसको पहले पूरा आपने मैपिंग किया है कि क्या ऐसी सिचुएशन है. तो आपके पास एक प्रोसेस है, आपने उसको देखा और आपके पास एक सेट हो गया कि आप कैसे करेंगे. नाउ यू कम्युनिकेट इट टू योर एक्सटेंडेड टीम मेंबर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल योर की स्टेक होल्डर्स. एक हो गया मैनेजमेंट पार्ट, मैंने कवर किया. अब हो गया दो मैनेजमेंट, दो चीजें होती हैं. सो वन इज द आउटवर्ड, वन इज द इनवर्ड. इनवर्ड में आपके की स्टेक होल्डर्स कौन है? आपके की स्टेक होल्डर्स हैं आपके सप्लाई चेन पार्टनर्स, के फाइनेंस पार्टनर्स जो आपको उसमें मदद करेंगे, आपको कैपेक्स अप्रूवल्स में, आपके डिपार्टमेंट फंक्शनल हेड्स, आपके आपके सप्लायर्स हैं, सप्लाई चेन पूरा वो एक्सटर्नल में आ जाएगा. सो इन लोगों को आप अपना विजन आप क्लियर करेंगे कि ये देखिए, आप कम्युनिकेट करेंगे. कम्युनिकेट करने के लिए देयर आर सम ओपन हाउस डिस्कशंस. दैट इज अ वन वे ऑफ डूइंग दिस. यू विल प्रिपेयर सम प्रेजेंटेशन जिसमें आप उसको प्रेजेंट करेंगे, अपनी प्रेजेंटेशंस आप एक करेंगे. इन सम ऑफ द केसेस आपको 1-to-1 डिस्कशंस भी करने होंगे जो क्रिटिकल हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, जहां से एक बिग नो आता है सबसे पहले, जो आपको ओपनली चैलेंज करते हैं नहीं हो सकता. डोंट डिमोटिवेट योरसेल्फ. सबसे पहले आप उसको एक्सेप्ट कीजिए फीडबैक को, या जो भी ओपिनियंस आ रहे हैं. उसके बाद आप 1-to-1 डिस्कशन कीजिए एंड क्लियर देयर डाउट्स. इस तरह के केसेस में 1-to-1 डिस्कशंस जो होता है वो एक बड़ा हेल्प करता है, क्योंकि आप ऑडियंस या आप बाकी लोगों के बीच में नहीं बैठे हुए, जहां पे एक ईगो को आपको सेटिस्फाई करना है किसी आदमी की, किसी पर्सन की. सो आप उसे 1-to-1 डिस्कशंस उसके साथ कीजिए, उसको अपना गोल, अपना विजन वो समझाएं, उसके जो डाउट्स है उसको क्लियर कीजिए. देन व्हेन यू आर इनटू ए ओपन हाउसेज और आप जब किसी अपनी बात कर रहे हैं कि हमें करना क्या है, कुछ नैरेटिव सेट करना पड़ेगा आपको अपनी सक्सेस स्टोरी का. आपको अपने पीछे के एक्सपीरियंस है वो आपको कुछ बताना पड़ेगा कि देखें ऐसा मेरे को एक्सपीरियंस है, मैंने ऐसा किया था और ऐसा अगर हम करेंगे तो हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे. सो नैरेटिव सेट कीजिए, कुछ रियल टाइम स्टोरीज, आपकी सक्सेस स्टोरीज वो आप शेयर कीजिए, कुछ इंडस्ट्री लीडर्स की स्टोरीज को शेयर कीजिए कि उस इंडस्ट्री ने देखो हमारे कॉम्पिटिशन ने ऐसा किया, वो यहाँ गॉट सक्सेस. सो दिस इज ऑल. एंड वो चैलेंजेस आएंगे आपको, मतलब बिग नो वाले चैलेंजेस, वो धीरे धीरे. एंड देन व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग स्टेप्स, आपको थोड़ा रिस्क लेते हैं. देयर इज ऑलवेज ए सेइंग के when you start something new or challenging situation, people will laugh at you, then people will start some kind of a debating with you, then people will start thinking of you, and then people start accepting you. So ये स्टेप बाय स्टेप मैनर में होता है. यस. आपने ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस पे भी काफी काम किया हुआ है, और जो कि कंपनी के, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की बात करें तो उसके सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है. तो कैसे आप मल्टी प्लांट में ओई को मॉनिटरिंग करते थे और कैसे इंप्रूवमेंट आप करते थे, इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी आपकी हुआ करती थी? आर्यन जी देखिए, ओई जो है ये एक बहुत ही ये आज का वर्ड नहीं है. ये ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी, ये 60s 70s जब लीन मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुआ उस टाइम से इसके ऊपर बड़ा इंडस्ट्री में एम्फेसाइज रहा है और बड़ा बेसिक टूल है एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने का. सिंस माय डेज व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर वे बैक एज ए जीईटी, तो हम लोग उस टाइम तो ओई ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी जब हम करते थे तो हम पूरे डॉक्यूमेंट्स को अपने पेपर में, अपनी शिफ्ट में, कि मशीन कितना चला, क्वालिटी कितना बना, क्या हुआ, वो सब हम रिकॉर्ड करते थे. फिर हम मैनुअली उसको, उसके बाद एक्सेल आया, एक्सेल के ऊपर फॉर्मुलाइज हुआ, उसके बाद फिर सम ऑटोमेशन आया इंडस्ट्री के अंदर. और आज ओई को मॉनिटर करने के लिए देयर आर वेरियस टेक्नोलॉजीज इनटू द इंडस्ट्री. एंड अगेन आई विल कम टू द इंडस्ट्री 4.0. दैट इज इंडस्ट्री 4.0 इज वन ऑफ द टेक्नोलॉजी जिसको हम वी कैन लिवरेज टू मॉनिटर द ओई. उसमें द ओई, द सिंपल इज द अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी, राइट. सो इंडस्ट्री 4.0 में अगर हम रियल टाइम प्रोडक्शन को मॉनिटर कर रहे हैं, उससे हमारी परफॉर्मेंस हमारी सामने आ रही है कि हमारे साइकिल टाइम के अगेंस्ट हमारे को कितना, हमारी परफॉर्मेंस क्या है. सेम टाइम हम क्वालिटी भी मॉनिटर कर रहे हैं, तो हमको हमारा
99.9% हमारा स्टेट पास कितना है या हमारा पीपीएम कितना है वो हमको आ रहा है, और सेम टाइम हमको हमारा आइडियल टाइम और हमारे शटडाउन्स वो सारे आ रहे हैं। सो अगर हम इंडस्ट्री 4.0 को एक बड़ा सिंपल तरीके से इसको अगर हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें तो हर ऑर्गेनाइजेशन में ये हम करके हम ओई को हम मॉनिटर डे टू डे बेसिस पे हम उसको कर सकते हैं। एज ए बिजनेस हेड, एज ए प्लांट हेड, जब हम प्लांट में कोई इंप्रूवमेंट वगैरह करते हैं तो कैपेक्स की रिक्वायरमेंट रहती है और इसका अप्रूवल लेना काफी बार ये बड़ा टफ होता है। तो आप कैसे फेस करते थे इसको? क्या आपने कभी चैलेंजेस वगैरह फेस किया हुआ है? या अगर अप्रूवल लेना हो तो उसके लिए सबसे आसान उपाय क्या है? कैसे मैनेजमेंट को कन्विंस किया जाए? तो काफी सारे कंसर्न रहता है कि यार कैपेक्स तो मैनेजमेंट देता ही नहीं है, अप्रूवल जल्दी करता नहीं है, बहुत भागना पड़ता है। आप बड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं। ये बड़े पेन पॉइंट है कैपेक्स का। और ये कैपेक्स का चैलेंज आता है, कैपेक्स का चैलेंज आता है, कैपेक्स अप्रूवल का बहुत चैलेंज आता है। उसमें मेरा ओपिनियन उसमें यही है, बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट पोजीशंस। सबसे पहले कैपेक्स को ना आपको आपके आपके रियली बजट में आपको प्रॉपरली उसको हैंडल आपको रखना पड़ेगा। मैं ऐसा समझता हूँ कि हर इंडस्ट्री में एक जो प्रोफेशनली मैनेज इंडस्ट्री होती है उसमें ईयरली बजट एक बनता है, आपका पूरे साल का बजट बनता है। उस बजट में प्लांट हेड, ऑपरेशंस हेड, फंक्शनल हेड्स, उस बजट में कैपेक्स को आपको बहुत ही कंसाइजली और प्रिसाइजली आपको कैपेक्स की रिक्वायरमेंट डालनी चाहिए। एंड वो स्टार्ट होती है आपको अगेन आपकी आपके बिजनेस गोल से, उस साल के बिजनेस गोल। आपका बिजनेस गोल फॉर एग्जांपल मेरा लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मेरे को इस साल 500 करोड़ का बिजनेस करना है। उस 500 करोड़ के बिजनेस के लिए मेरे को एक पर्टिकुलर एक सर्टेन लेवल ऑफ कैपेसिटी को अचीव करना है। मैं उस कैपेसिटी को अचीव करने के लिए मैं उसमें डालूंगा कि मेरे 10% में मेरे को 20% उसमें कैपेसिटी है, 25% मेरे को कैपेसिटी एनहेंसमेंट करना है 500 करोड़ के गोल को अचीव करने के लिए, टॉप लाइन को। फिर उसमें क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल पुट something on the how I can optimize my capacities, leveraging lean principles and whatever expertise we have as a team in the plant. हम लिखेंगे उसमें, हम उसमें करेंगे कि 10% तो हम इसको improve करेंगे by lean principles, by some innovative ideas, low cost automations and all these things. 10%, now gap is 25% में जाना था, 15% का गैप है। इस 15% के लिए मेरे को कुछ कैपेसिटीज में अपने इक्विपमेंट्स को ऐड करना है। लेट्स टेक एन एग्जांपल के मेरे को उसमें 10 सीएनसी मशीन्स ऐड करनी होंगी, 5 वीएमसी मशीन्स ऐड करनी होगी और 2 प्रेसेस ऐड करनी होंगी और सब हीट ट्रीटमेंट और सब अदर चीजें हमको अलाइनमेंट करना होगा। हमने एक लिस्ट बनाया। उस लिस्ट के बाद उसका एक इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आया कि लेट्स से 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट या 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमारा आ गया। अब उस इन्वेस्टमेंट को हमने लिख लिया बेस्ड ऑन करंट हमारे क्या मशीन्स और इक्विपमेंट के प्राइसिंग चल रहे हैं, मार्केट ट्रेंड क्या है। उसके बाद हमने उसका आरओआई निकाला, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और उस आरओआई को हमने निकाला और हमने उस आरओआई को देखा कि ये आरओआई 1 साल, 1.5 साल या 2 साल का एक आ रहा है। इन जनरल मैनेजमेंट का अगर आरओआई हमारा 1.5 साल तक आता है या 2 साल तक आता है, अप्रूवल में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत आती नहीं है, बट इट शुड बी जस्टिफाइड कि हम कैपेसिटी को एनहेंसमेंट कर रहे हैं और हमारे बिजनेस गोल्स को अचीव कर रहे हैं। अब 2 साल अगर आ रहा है और उसमें कोई बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल आप कोई एक एनहेंसमेंट कर रहे हैं, आप वेल्डिंग में आप मैनुअल कर रहे हैं, आप रोबो को डाल देंगे, रोबो से आपका आरओआई शायद 1.5 साल या 2 साल नहीं आएगा, वो आपका 3 साल 4 साल आएगा। या कहीं पर आप और बहुत ज्यादा कुछ ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं कि आप पूरा मतलब मेटल हैंडलिंग को आप ऑटोमेट करना चाह रहे हैं, आप वहां पर अपनी मैन पावर को थोड़ा ऑप्टिमाइज करेंगे, आपका आरओआई 1.5 साल 2 साल का नहीं आएगा। तो आप जो आरओआई कैलकुलेशन करेंगे तो यू शुड बी क्लियर कि व्हाट इज योर आरओआई 1.5 साल, 2 साल, 3 साल। तो आप उसमें कैटेगराइज कर देंगे कैपेक्स में कि ये मेरा 2 साल तक का है और ये 2 साल से ज्यादा का आरओआई है, सो दैट यू शुड बी क्लियर एंड जस्टिफाइड। उसके बाद उसमें एक होता है कि एसेंशियल कैपेक्स में कि ये तो एसेंशियल है, और एक होता है कि दैट कैन बी मतलब नॉट एसेंशियल कैटेगरी, कि आपने कैपेक्स में तो रख दिया लेकिन आपको अगर ये कैपेक्स अप्रूव नहीं हुआ तो फिर भी यू कैन मैनेज द थिंग्स। सो विद दिस यू शुड प्रेजेंट द कैपेक्स टू द मैनेजमेंट विद क्लियर आइडिया ऑन व्हाट यू आर गोइंग टू डू एंड हाउ यू विल अचीव दिस। उसके बाद भी क्वेश्चंस आते हैं, तो क्वेश्चंस में फॉर एग्जांपल आई वांट टू चेंज सम ऑफ द चिलर्स इन वन ऑफ माय असाइनमेंट। वो चिलर की एनर्जी रेट था 222 किलोवाट आवर। पुराने चिलर्स थे, पेरिफेरल्स थे, पंप्स थे, हीट पंप्स थे, हीट एक्सचेंजर्स थे, और वो सेंट्रलाइज चिलर्स थे। प्लेटिंग लाइन और सम ऑफ द अदर लाइंस जिसमें रोलिंग मिल्स में वो चिलर्स का यूज होता था।
अब क्या होता था कि वो चिलर को आपको चलाना पड़ रहा है, और वो चिलर इस तरह से डिजाइन थे कि अगर आपकी सारी लाइन नहीं चल रही तब भी आपको चिलर को चलाना पड़ रहा है। दो चिलर का, तीन चिलर्स थे, दो चिलर का सेट हो गया, फिर दो चिलर का सेट हो गया। एंड ड्यूरिंग ऑल दिस बिजनेस एक्सीलेंस प्रोग्राम वी केम टू नो कि हम अगर ये चिलर हटा देंगे और इसकी जगह हम डिसेंट्रलाइज चिलर लाइनों में लगा देंगे 30-30 किलोवाट के, कि जहां पे जरूरत है वहीं पे सिर्फ चिलर चलेगा और आपकी एनर्जी 50% रिड्यूस हो जाएगी। दैट वाज ए कैपेक्स। सो अब ये कैपेक्स का केस आ गया। अब कैपेक्स में आपने क्या किया, आपने पहले एज ए सिचुएशन रखा, उसके बाद आपने चिलर का कोट लिया, कोट लगाया उसके अंदर, और फिर आपने मैनेजमेंट को प्रेजेंट किया कि 50% आपका, और वो चिलर करने से, वो नए चिलर लगाने से दैट इज ऑलमोस्ट 50% आपका एनर्जी कंजम्पशन रिड्यूस हो रहा था। एंड द कैपेक्स वाज ऑलमोस्ट 38-40 लाख रुपीस, 40 लाख के आसपास। 1-1.5 साल का उसका आरओआई आ रहा था, उससे भी नीचे था। सो दैट इज द वन केस की आसानी। कुछ केस ऐसे होते हैं जहां पर आपको टाइम लगता है, मतलब जो जिसको आप बोलते हैं चैलेंज आता है मैनेजमेंट की तरफ से। तो आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि आप पहले दे क्या रहे हैं, क्या प्रपोजल दे रहे हैं, आरओआई आपके पास है, और आरओआई का जस्टिफिकेशन अगर मोर देन 2 इयर्स है तो वो जस्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। नो मैनेजमेंट विल डिक्लाइन योर कैपेक्स इफ कैपेक्स आरओआई इज on the higher side, मतलब 3 साल 4 साल, but there is a technological advancement into your product or your technology, or there is a complete shift. So बट वेन एवर इट कम्स इट डिक्लाइंस, और कुछ क्वेश्चंस आते हैं, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, आप उन क्वेश्चंस का आंसर अच्छी तरह से कर पाए जस्टिफाइड मोड में जाकर के, और उसको जस्टिफाइड कीजिए। मैनेजमेंट कभी कैपेक्स को डिक्लाइन नहीं करेगा अगर आपके पास जस्टिफिकेशंस हैं। इनफैक्ट कुछ जगहों में तो जो ऑपरेशन हेड या प्लान हेड की तो प्रपोजल्स होते हैं, बड़ा वेग सा होता है। कुछ प्रॉब्लम अगर आ गया, चलो भाई मशीन डाल देते हैं और यहाँ पर ये इक्विपमेंट लगा देते हैं, बिना कोई थॉट दिए कि मेरा जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज है उसका यूटिलाइजेशन क्या हो रहा है, क्या मैं उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहा हूँ या अंडर यूटिलाइज है, क्या मैं इंटरनल कुछ एफर्ट्स लगा के उसकी एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सकता हूँ, यूटिलाइजेशन को इंप्रूव कर सकता हूँ। वो थॉट प्रोसेस मिसिंग रहता है। आपको क्या कहना है इसके जी, बारे में? बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, आप एज ए प्लांट हेड, एज ए ऑपरेशन हेड, अगर आप कैपेक्स को पुट अप कर रहे हैं, सो कोई भी मैनेजमेंट की आपसे एक्सपेक्टेशन होगी कि यू शुड बी क्लियर ऑन योर थॉट्स, यू शुड बी क्लियर ऑन योर आइडिया, और उसके बाद ही आप कैपेक्स को लेकर जाएं। अगर आप वो कैपेक्स, और उसमें होता क्या है कि आप ऑलवेज देयर इज ए क्रेडिबिलिटी, अगर आपने कैपेक्स ने आपने ऐसे ही लिख दिया कि ये कैपेक्स मेरे को लगेगा, और इट इज बीन डिस्कस्ड इन ए फोरम, और वहां पे एक आइडिया कुछ आ गया किसी आपके बोर्ड में या आपके फोरम में कहीं से आइडिया कि आप इसको ऐसे कर लेंगे तो ये बेटर हो जाएगा, और आपको कैपेक्स की जरूरत नहीं है। एंड व्हेन देयर आर डिबेट्स ऑन द कैपेक्स, देयर आर डिस्कशंस ऑन कैपेक्स, ये सब चीजें होती हैं। सो यू शुड बी एंश्योर कि आप जब प्रपोजल कर रहे हैं तो आपने हर हर पहलू को अच्छी तरह से देख लिया है, आपने सारी डायमेंशंस ऑल टुगेदर चेक कर ली हैं कि देयर इज नो रूम टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी, पुटिंग some lean principles, putting some ideas, innovative ideas, some low cost automation, and whatever it is available with you. So आपके अवेलेबल रिसोर्सेज में आपने हर तरीके से पहलू से चेक कर लिया, उसके बाद ही आप कैपेक्स को रखें। ये जनरली ये थोड़ा एरर और मिस्टेक्स हो जाती है जब हम कैपेक्स को पुटअप करते हैं, कि हमने उसको पूरी डिटेलिंग इज इंपॉर्टेंट बिफोर पुटिंग द कैपेक्स। सिमिलर क्वेश्चन एक मैन पावर के बारे में भी है। मैन पावर पर भी काफी जगहों में क्वेश्चन मार्क आता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है मल्टीपल प्लांट्स में, तो ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो ऑपरेशंस टीम जो होती है, नॉर्मली क्या होता है, मैन पावर का जो यूटिलाइजेशन होता है वो काफी सारे जगहों में लैकिंग करता है। और जब भी कुछ कंस्ट्रेंट होता है तो उनका प्लान ये रहता है कि भाई मैन पावर हमको मिल जाए एक्स्ट्रा, हम लगा दें या लोगों को हम ओटी दे दें, ओवर टाइम कर दें। तो ये भी एक बड़ा इशू रहता है। तो आपका क्या कहना है इसमें, कितनी ज्यादा स्टडी इसमें होती है ऑपरेशनल टीम के द्वारा, और टेक्नोलॉजी का क्या इसमें इस्तेमाल हो सकता है? मैन पावर ओवर टाइम इज अगेन ऑलवेज ए वेरी हॉट काइंड ऑफ ए सब्जेक्ट, एक बड़ा ही गर्म विषय रहता है। ओवर टाइम के बारे में या मैन पावर ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, देखिए, अगेन सम एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट लाइक वी डिड इन कैपेक्स, अभी अभी हमने बात करी कैपेक्स के बारे में। सो मैन पावर का भी मैन पावर प्लानिंग, सो बेस्ड ऑन योर प्रोसेसेस, बेस्ड ऑन योर साइकिल टाइम्स, आपकी आपकी शिफ्ट की मैन पावर प्लानिंग कितनी है, और आपकी डे की मैन पावर की प्लानिंग कितनी है, आपको क्या आउटपुट उस महीने आपको, एंड इट स्टार्ट विद द मंथली प्लान। हम इसमें साल की बात ही नहीं करते, 6 या 6 मंथ्स की बात नहीं करते, हम मंथली मैन पावर प्लानिंग इज ए मंथली, ब्रॉडली ये मंथली होगा। क्वार्टरली आपको ऑब्जेक्टिव है तो आप उसको क्वार्टरली एज ए हेड जरूर देखेंगे, क्योंकि सीजनल इंपैक्ट हमारे यहाँ इंडिया में डेमोग्राफीज के हिसाब से बहुत होते हैं। लाइक मई जून में आपको नॉर्थ में बहुत ज्यादा एब्सेंटिज्म मिलता है, सो साउथ में एक पर्टिकुलर जनवरी दिसंबर वहां पर एक उनके फेस्टिवल्स होते हैं, तो वहां पर आपको एक एब्सेंटिज्म बड़ा हाई होगा।
दिवाली के टाइम में आपको अक्रॉस पैन इंडिया मोस्ट ऑफ द लोकेशंस आपको एब्सेंटीज्म बहुत मिलेगा। सो उन पर्टिकुलर मंथ्स में आप, बिकॉज आपको एक अपना एक अलग से कंटीजेंसी प्लान रखना होगा, सो वो एक अलग चीज है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस, जो आपका मंथली प्रोडक्शन प्लान है, आपने उसको मैन पावर को अपने मंथली प्रोडक्शन प्लान में, देयर आर टूल्स। अब तो एक्सेल में भी बहुत लोग करते हैं, मतलब नॉट गोइंग इनटू द एमआरपी और ईआरपी, आप एक्सेल में सिंपल टूल्स हैं कि आपका प्रोडक्शन प्लान कितना है, साइकिल टाइम कितना है, और आपकी आउटपुट कितनी है, और आपको कितनी मैन पावर। एंड दैट इज अगेन इट, देयर इज अ रोल ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोसेस इंजीनियरिंग। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंट नाम से पर्टिकुलर एक्टिविटी को नाम दिया जाता है। प्रोसेस इंजीनियरिंग, द प्रोसेस इंजीनियरिंग में आपके पास वेन एवर, और इट स्टार्ट बैक व्हेन यू योर प्रोडक्ट इज, व्हेन यू आर इन ए लॉन्चिंग मोड ऑफ योर प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो हम बोलते हैं। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के टाइम में आपके साइकिल टाइम्स आते हैं, साइकिल टाइम स्टडी होती है, उसमें वो शीट आपकी बनती है, वो शीट जाती है, फिर उसमें न्यू आपके बॉम्ब के साथ में प्रोसेस की शीट जाती है, और आपको साइकिल टाइम्स पता होते हैं। एंड आपके प्रोसेस इंजीनियरिंग का जो भी डिपार्टमेंट है, वो आपके मंथली प्लानिंग करता है कि मेरा इस महीने ये मेरी मैन पावर लगेगी। सो बेस्ड ऑन दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी स्टिक टू योर प्लान। एंड उसके अंदर फिर 10% 15% एब्सेंटिज्म का एक कंटीजेंसी प्लान आपका रहता है, वो आपको रखना चाहिए कि मेरे इस केस के अंदर। और उसमें इंपॉर्टेंट टूल होता है मल्टी स्किलिंग। सबसे बेसिक टूल है कि आपको हर लाइन में 15 to 20 और 25% तक आपको मल्टी स्किल्ड ऑपरेटर्स रखने हैं। सो इन केस ऑफ एनी कंटीजेंसी दे कैन सपोर्ट यू मल्टी स्किलिंग। एंड उसके बाद ओवर टाइम एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको मतलब बड़ा वेग, और देयर इज ऑलवेज ए टेंडेंसी कि चलो ओवर टाइम भरकर हम शीट ओवर टाइम दे देते हैं और इसको साइन ऑफ कर देते हैं। सो एज ए लीडर, एज ए ऑपरेशंस हेड और प्लांट हेड और ए फंक्शनल हेड, यू शुड अवॉइड डूइंग दोज रॉन्ग प्रैक्टिसेस एंड ऑलवेज विद द डाटा। सो डाटा ड्रिवन अप्रोच जो है उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड इफ इट इज ए डिमांड कि हमें करना है और कोई सिचुएशन ऐसी है एक्सेप्शनल, देन यू शुड। एज ए बिजनेस लीडर, अगर मैं बात करूं कंपनी में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट या कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट कल्चर और इनोवेशन को ड्राइव करने के बारे में, तो क्या आपका अप्रोच रहता है? कैसे आप लोगों को इन्वॉल्व करते हैं कि इंप्रूवमेंट करें अपने डेली के प्रैक्टिसेस में, प्रोसेसेस में, और कैसे क्रिएटिविटी लाएं? उसके लिए आपका क्या अप्रोच रहता है? अगर हम अप्रोच की बात करें तो कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट एक कल्चर है ऑर्गेनाइजेशन में, एक माइंडसेट है। सो और एक फिर फाइनली एक डीएनए हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन का। उसके लिए आपको कल्चर बिल्ड करना है कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट का, और वो कल्चर एक दिन में बिल्ड नहीं होता। आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है कि एक कल्चर मेरे को इवॉल्व करना है ऑर्गेनाइजेशन में, एंड इट रिक्वायर्ड ए स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड मैनेजमेंट एबिलिटीज, एंड देन ए कम्युनिकेशन टू द टीम, और then the tools, and in between there are some trainings, education and training. So ये combination of all this create a culture of continual improvement. And then when you start, let's take an example, one of the organization years back, it is almost 10-12 years back, so there was a challenge of creating this culture of continual improvement, culture kaizen culture we call simply. So first you set some strategy how you will do that. आपने, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल। सो हमने स्टार्ट किया, पहले हमने अपने विचार कि आपके दिमाग में जो है आप पहले उसको कम्युनिकेट करेंगे। सो कम्युनिकेट विद द डिपार्टमेंट हेड्स कि लेट्स स्टार्ट ए काइजन कल्चर और कंटिन्यू इंप्रूवमेंट कल्चर इन द कंपनी। तो उनके साथ ओपन हाउस सेशंस, थोड़ा सा डिस्कशन कैसे करेंगे, उनके आइडियाज को ऑन किया। एंड ऑलवेज डोंट थ्रो योर आइडियाज, लिसन टू द टीम। उसमें क्या होगा कि आपका बाय इन ज्यादा हो जाएगा, आप जो करना चाह रहे हो वो जल्दी हो पाएगा। क्योंकि बाय इन तभी होता है जब आपके साथ जो आपकी टीम है, एंड नेवर एवर उस चीज को ना भूलिए कभी भी कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, आपको अपनी टीम एक चाहिए आपके विजन को, आपके गोल को अचीव करने के लिए। सो कमिंग बैक टू दैट एग्जांपल, तो हमने फंक्शनल हेड्स को बुलाया, बात करी कि हमें काइजन का करना है। सो दे ऑल एग्रीड आफ्टर 2-3 डिस्कशंस, देन वी लॉन्च मंथली काइजन स्कीम। और हमने काइजन के छोटी स्लिप्स, जिसमें हमने ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, तो मैंने उससे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन में व्हेन आई वाज देयर एंड वर्किंग विद सम जापानीज टीम, सो वो सब सीखा था, तो वो हमने करा वहां पर। सो वो काइजन छोटा सा, वो अपने वो स्लिप निकाली, शॉप फ्लोर के ऊपर हमने सुझाव पेटी का सजेशन बॉक्स वो सब लगाए। एंड देन हमने ये बोला कि यार आप जो, हम सब लोग हफ्ते में एक बार एक हम काइजन का, हम एक काइजन मिनट्स बोल करके, काइजन वॉक बोल करके हम करेंगे। सो उसमें छोटी छोटी चीजें होती है कि हमने काइजन हैट्स दे दिए, कैप दे दी। सो जब मैं कैप लगा के शॉप फ्लोर पे चलूंगा और मेरा वो 10 मिनट का काइजन का मेरा वॉक है, सो आई फील प्राइड कि मैं कुछ कर रहा हूँ। सो वो हमने किया, और हर टीम में हमने एक टीम काइजन लीडर्स बना दिए।
लाइनों के ऊपर, उनके साथ में फिर हमने काइजन वॉक करना शुरू करा उन्हीं के साथ। तो वो काइजन वॉक के साथ साथ वो 5S में कन्वर्ट हो गया कि चले अब हम यहाँ पे 5S करते हैं, मुडा क्या है, फिर वो धीरे धीरे करके सो स्टार्टेड विद काइजन। कल्चर चेंज, सो कल्चर कभी भी बोर्ड रूम में बैठ के चेंज नहीं होगा, कल्चर कभी भी मीटिंग रूम बैठ के चेंज नहीं होगा, कल्चर के लिए यू हैव टू बी ऑन गैम्बा, दैट इज गैम्बा गैम्बुत्सु, राइट, फोकस काइजन। सो गैम्बा को कभी मत भूलिएगा। सो हम कितनी भी बातें करें बैठ करके, पीपीटीज दिखाएं, कुछ भी करें, लेकिन अगर हम गैम्बा पे हम वो नहीं कर रहे हैं। सो हमने गैम्बा स्टार्ट किया, गैम्बा में गए, वहां पर हमने इस तरह से काइजन के छोटे छोटे वहां पे सुझाव लेने शुरू किए। फिर उनको एक हमने 2 लोगों की टीम बना दी कि आप इनको सब काइजन्स को कंपाइल कीजिए डाटा को। फिर हमने महीने में एक काइजन इवेंट किया। सो हमने देखा कि ओवर ए पीरियड ऑफ 2-3 महीने में लोगों के अंदर एक अलग से उत्साह आना स्टार्ट हो गया। एंड मतलब पहले साल के अंदर ही देयर वाज अ सेविंग ऑफ ऑलमोस्ट 90 लाख रुपए की हमारी सेविंग थी बिकॉज ऑफ दीज काइजन्स। दैट इज अ सक्सेस स्टोरी। ग्रेट ग्रेट, बिल्कुल। सो कल्चर चेंज इज इंपॉर्टेंट। कल्चर चेंज में यू हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल, और आपको उसका इनिशिएटिव लेना होगा। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल इनपुट्स विशाल जी। वैसे आजकल का टाइम जो है टेक्नोलॉजी का टाइम है, और अपने आप को लेटेस्ट ट्रेंड के साथ में अपडेट रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप क्या करते हैं अपने आप को, आप जिस इंडस्ट्री में प्रिवेल कर रहे हैं उसमें क्या क्या हैपनिंग्स हो रही है, क्या क्या ट्रेंड आ रही है, क्या क्या प्रोसेसेस में चेंजेस हो रही है, कैसे अपने आप को अपडेट रखते हैं? आजकल तो RNG बहुत सारे टूल्स और बहुत सारे मीडियम में, और हमारे पास बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। लाइक आप अच्छे पॉडकास्ट सुन सकते हैं, टेक्नोलॉजी के पॉडकास्ट सुन सकते हैं, अपने आप को आप अपडेट रख सकते हैं, सेमिनार्स अटेंड करें। आपके कुछ अगर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के ऊपर, लाइक इंडस्ट्री 4.0 के ऊपर कोई आर्टिकल्स हैं, या कोई टेक्नोलॉजी रोबोट्स के ऊपर, कोबोट्स के ऊपर आर्टिकल्स को पढ़ें। और आपके जो मेंटर्स हैं उनसे आप टच में रहें, उनसे बात करते रहें कि अभी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। आपके इंडस्ट्री में जो आपके कुलीग्स हैं, आपका पीयर ग्रुप है, उनके साथ उनकी फीडबैक्स लेते रहें। सो यही सब तरीके होते हैं कि आप अपने आप को कैसे अपने आप को अपडेट रखते हैं, एंड उसको यूज जरूर करें। बिल्कुल बिल्कुल। सो यही है, मेरी एडवाइस रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही। आप जब मल्टीपल प्लांट्स में काम करते हैं तो आप एक बड़ी टीम के साथ में काम करते हैं, और टीम का मोटिवेशन भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लीडर अकेला कुछ नहीं कर सकता है, उसके लिए एक स्ट्रांग टीम की होने की जरूरत है। तो टीम को मोटिवेट करना और उनके स्किल्स को अपग्रेड करना, इसके लिए आप क्या करते हैं? Communicate and connect. There are two important tools. So, what you want to do, what you are going to do, communicate properly. That is the one. Communicate क्लैरिटी to your होनी चाहिए उनको, क्या जी, करना है, क्लैरिटी मैनेजमेंट क्या होनी एक्सपेक्ट चाहिए, करता है। उनको क्लैरिटी होनी चाहिए। हम्म, And then connect. So you have to be very well connect with your team. And then जो milestone, when you achieve the milestone, celebrate those milestones. Successes, छोटी छोटी सक्सेस को celebrate. And celebration is not गिविंग सम अवार्ड्स, बड़े बड़े ये सब। आप यू कैन, मॉर्निंग मीटिंग्स में आप जाते हैं गैम्बा में, सो एक वाव मूवमेंट होता है कि पिछले हफ्ते हमने ये अचीव किया। सो उसमें जिन लोगों, आपके जो पार्टनर्स हैं, आपके स्टेक होल्डर्स हैं, जिन लोगों ने उसमें योगदान दिया उस अचीवमेंट में, सो दैट इज अ वाव मूवमेंट फॉर देम। तो आप वहां पर उनको एक सेलिब्रेशन, एक जस्ट एक, अगर आपने मॉर्निंग मीटिंग में आप 15 लोगों के साथ खड़े हैं और आपने 2 लोग जो बहुत अच्छा काम किया, उनको आपने अगर वहां पर थोड़ा सा अप्रिशिएट किया है, एनकरेज, वो लोग होंगे। सो जैसे ये कनेक्ट आप इस तरह से उसको करेंगे, सेलिब्रेट करिए। फिर रेगुलर अपडेट्स, फीडबैक, दैट इज इंपॉर्टेंट, कि फीडबैक आप उनसे लेते रहिए। एंड देन रेनफोर्स आपको करना होगा कि आप कैसे आगे, नेक्स्ट स्टेप क्या है, कैसे हमको बढ़ना है। और आपको उसको रेनफोर्स करने के लिए आपको उसी को आपको डेली आपको प्रैक्टिस में टीम के साथ, तो whenever you are doing whatever you are doing, आप उसमें बीच बीच में आपका वो एक ऑब्जेक्टिव जो है, बड़ा बिगर ऑब्जेक्टिव है, वो कहीं ना कहीं उसमें आना चाहिए, वो स्टेटमेंट, वो रेनफोर्समेंट जरूरी है। सो कम्युनिकेट, सेलिब्रेट, connect, reinforce, these all are the things which are important and help you to connect and to get success, overall success with your team. आपका डे काफी हेक्टिक रहता होगा, काफी भाग दौड़, रिव्यूज वगैरह होती होंगी आपकी। कैसा रहता है आपका टिपिकल एक डे? अगर मैं एक बात करूं, एक जो टिपिकल जो एक्टिविटीज होती हैं, जो कि रूटीन की एक्टिविटीज रहती है,
अगर किसी डे को आप डिस्क्राइब करना चाहेंगे, कैसे आप स्टार्ट करते हैं, कैसे डे को एंड करते हैं? So typically day starts in the morning. I usually I wake up early. थोड़ा exercise, walking, sometime yoga, कुछ थोड़ा, and then starts my professional day. So important है कि how you set your day precisely. So meetings किस time पर हैं, आपका calendar should be well planned. That is very important. And nowadays there are a lot of tools again into the MS Word और Teams के ऊपर कैलेंडर्स को आप प्रॉपरली आप इनवाइट कर रहे हैं लोगों को टीम्स में, जब आपकी कॉल्स हैं, और आप जहां पर आप इनवाइट हैं आपको पहले से पता है कि आपकी मीटिंग्स हैं. सो प्लान योर डे properly. That is very important. This gives again a message to the team as a leader that how planned you are. So आप एकदम से किसी को नहीं कर सकते कि मेरा 10 मिनट में मीटिंग होगा. आपको पहले से उसको बताना है. आपको योर डे, आपको एक दिन पहले, 2 दिन तक, द पर्सन हु इज कमिंग विद ऑल द प्रिपरेशन. और अगर सेकेंडली, अगर आप किसी मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकते तो आप उसको सॉफ्टली उसको मना कर दीजिए कि मैं एंगेज हूं, मैं नहीं कर सकता. सो दैट इज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि सारे काम आप नहीं कर सकते एक दिन में. सो आपने फर्स्ट इज द सेट योर कैलेंडर, देन इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन हाउ ही इज सेटिंग हिज प्रायोरिटीज. सो मेरी कुछ प्रायोरिटीज होती हैं कि प्लांट की कल की परफॉर्मेंस क्या है, आगे आज का प्लान क्या है, कुछ बॉटलनेक्स हैं, टीम के साथ में डिस्कशंस हैं, फिर कुछ सप्लायर विजिट्स हैं, वेंडर्स विजिट्स हैं, या फिर मार्केट विजिट्स हैं. सो वो सब प्लान्ड होती हैं. सो ऑल टुगेदर ये सब इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन हाउ ही सेटिंग देयर प्रायोरिटीज. पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ भी मैनेज करना अपने वर्क लाइफ, हेक्टिक लाइफ से बहुत वर्क लाइफ इंपॉर्टेंट बैलेंस, होता है. दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वर्क लाइफ बैलेंस इज इंपॉर्टेंट एंड दैट शुड बी वन ऑफ द की प्रायोरिटीज ऑफ ए प्रोफेशनल, कि उसको अपना वर्क लाइफ बैलेंस रखना चाहिए. व्हेन वी से वर्क लाइफ बैलेंस, आजकल थोड़ा सा यंगस्टर्स का ये होता है कि वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब कि शाम को 5-6 बजे अपना काम से निकले हैं तो फिर हम. सो वर्क लाइफ बैलेंस मीन्स आपको क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए व्हेन यू आर नॉट ऑन द जॉब और यू आर नॉट प्रोफेशनली एंगेज. सो उस टाइम को आप अपने फिटनेस के ऊपर अपना ध्यान दीजिए, या फिर आप अच्छी लर्निंग, कुछ अच्छे आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, आप कुछ पॉडकास्ट के ऊपर आपको सुन रहे हैं या कुछ देख रहे हैं, तो इस तरह से अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड कीजिए. सो ज्यादातर अभी क्या हो गया वर्क लाइफ बैलेंस के, आप अगर प्रोफेशनली आप एंगेज नहीं है काम में तो आप ठीक है, मतलब क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं. सो एक वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. बाकी आज की जो नई जनरेशन है, नए लोग जो इंडस्ट्री में आ रहे हैं, नए प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स, उनके लिए क्या आपका एडवाइस रहेगा? कैसे वो अपने आप को ग्रूम करें, कैसे वो लर्निंग करें, काम में क्या फोकस रहना चाहिए? अगर अपने समय से और अभी के समय का कंपैरिजन करें तो आपको क्या क्या डिफरेंस नजर आता है? क्या एडवाइस रहेगा उनको और क्या डिफरेंस आपको नजर आता है? दोनों बताइए. सबसे बड़ा डिफरेंस तो है कि जब हम जीईटी थे और हमने कैरियर स्टार्ट किया था टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, तब हम लोगों को इतना एक्सेस नहीं था एक्सटर्नल वर्ल्ड से. सो अभी वो एक, दैट इज द वन बिग डिफरेंस, टेक्नोलॉजी. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो यंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि दे हैव टू बी ऑलवेज क्यूरियस. व्हाई? सो व्हेन इट इज व्हाई, देन एक लर्निंग कर्व स्टार्ट. सो ऑलवेज बी क्यूरियस कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, उसको जानने के लिए. जो भी काम कर रहे हैं आप, जहां भी काम कर रहे हैं आप, जिस भी फील्ड में हैं, सो क्यूरियस इज वन थिंग. देन यू शुड बी विद ए लर्निंग माइंडसेट. अभी थोड़ा क्या है कि जो यंगस्टर्स हैं, हमारे यंग प्रोफेशनल्स हैं, वो बहुत जल्दी बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं. वो गलत बात नहीं है, बट उसमें एक राइडर है कि उसको अचीव करने के लिए देयर शुड बी ए लर्निंग. उसको डीप डाइव होना सब्जेक्ट का, उस सब्जेक्ट के अंदर जाना, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो गूगल फॉर एग्जाम्पल से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपको ज्ञान जो है वो आपको, जब आप बाय हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जिसको बोलते हैं हम, वो आपको करने से ही आएगा. बिल्कुल. अब सो वो एक बड़ी थिन लाइन है कि आपको कुछ पता करना है, आपने गूगल पे डाला और आपको पता लग गया, तो इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को आपको यूज कैसे करना है, और सेकेंडली उस पर्टिकुलर डोमेन में जाकर के आपको उसको डीप डाइव करके, आपको उसके सब्जेक्ट को समझ के अपने हाथ से करके, वो आपको जो एक्सपीरियंस आएगा और वो लर्निंग जो होगी वो आपको करनी चाहिए. दैट इज अनदर वन. एंड देन आपको एक मेंटर, एक गाइड आपके पास होना बहुत जरूरी है.
जो कि आपको टाइम टू टाइम मेंटरिंग करते रहें, आपको गाइड करते रहें सिचुएशंस में, और आगे कैसे बढ़ना है आपको अपने कैरियर में। सो एक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड प्रोफेशनल, अगर आप प्रोफेशनल, मतलब आप जब वर्किंग है तो आपकी प्रोफेशनल एथिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड बी प्रोफेशनली वेरी एथिक, मतलब एंश्योर you are practicing ethical practices in your organization wherever you are working. बिल्कुल। एंड टीम वर्क आप रखें, आप हमेशा अपना कोलैबोरेटिव अप्रोच, टीम वर्क, एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आजकल, जो यंगस्टर्स, यंग प्रोफेशनल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड प्रायोरिटाइज योरसेल्फ। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है लाइफ में। धन्यवाद विशाल जी, अपना अनुभव साझा करने के लिए। कुछ और बताना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को? मैंने अपने एक्सपीरियंस शेयर करे, और आपका बहुत धन्यवाद आर्यन जी, आपने क्वालिटी हब ऑफ इंडिया में मेरे को आमंत्रित किया, और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा ये आपके साथ आज का ये जो भी बातचीत हमारी हुई है। आपने बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स के ऊपर बहुत ही प्रैक्टिकल आपने क्वेश्चंस पूछे हैं। सो एंड मैंने कोशिश करी है कि मैंने अपने वर्क, जो मेरा एक्सपीरियंस है, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, उसको मैं कोरिलेट कर पाऊँ, और मैं ऐसा समझता हूँ कि मेरे आंसर से मैं आंसर कर पाया हूँ उन सब क्वेश्चंस का आपका। अगर स्टिल कोई कहीं पे कोई क्लैरिटी या हो तो हम फिर कनेक्ट कर लेंगे। और मैं अपने श्रोतागण से सबको, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ उनके फ्यूचर के लिए, और क्वालिटी हब इंडिया को बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, धन्यवाद विशाल जी। और मैं आशा करता हूं कि आपने जो एक्सपीरियंसेस शेयर किया हमारे व्यूअर्स को, उससे लाभ मिलेगा और उनको अपने कैरियर को आगे बढ़ाने में भी हेल्प मिलेगा। जो हमारे जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, बाकी जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं, उनको भी कहीं ना कहीं आपके एक्सपीरियंस से उनके प्रोफेशनल लाइफ में भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस मिलेगा। तो जरूर हम आपसे फिर कभी कनेक्ट होंगे, किसी नए सब्जेक्ट पे बातचीत करेंगे, जरूर। ताकि हमारे व्यूअर्स को कुछ हम नई चीजें पेश कर पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।